तहरीक इंसाफ हुकूमत के वुज़रा एक दूसरे के खिलाफ सफारा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी पर सख्त बरहम। वज़ीर आज़म इमरान खान वुज़रा के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए मुतहर्रिक। क्या वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार से, वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह से और रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज भट्ट से। And a very warm welcome to the show। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार के आगाज से ही बुरानों का सामना है और अब एक नया बुरान दरपेश है, ऐसा जो हमने पहले कम से कम ही देखा। पार्टी के अपने अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। पार्टी के अहम रहनुमा और वुज़रा एक दूसरे के खिलाफ ऑन एयर बरमला बयानात दे रहे हैं। फवाद चौधरी की अपनी हुकूमत की नाकामी के इतराफ़ के बाद हलचल मची हुई है। वो पार्टी रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई को नाकामी की वजह करार देते हैं। इस पर पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने उनके खिलाफ इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जो कि किसी को भी लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और उसका क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम आपको अभी नहीं दिखा रहे, लेकिन इन पर्टिकुलर जब आप गवर्नमेंट का हिस्सा हों और दोनों ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हों, फिर तो ऐसे अल्फाज बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेट्स वॉच हिम। एक मैं बात कहूंगा, अभी देखो लास्ट टाइम इनकी एक वीडियो वायरल हुई, जनाब साहब बहादुर जनाब हाथ में बियर की बोतल पकड़ी है और जनाब एक लीडिंग टीवी चैनल में जनाब आप यार व्हाट द हेल इज दिस यार। आधी दुनिया पीती होगी, लेकिन कुछ तरीका होता है यार। मुसलमान माशरों को छोड़े यार, गैर मजहबी माशरों के अंदर भी है जनाब, वहां पे कुछ तो तरीका होता है कैमरों के सामने मीडिया के सामने बैठ के जनाब अपना जेस्चर देने का। फिर कभी आप उलमाए इकराम के खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे, कभी मजहबी ज़ुलमा के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देंगे, कभी आप जनाब क्या बयानबाजी जनाब के जो मोरालिटी के खिलाफ होगी, कभी पार्टी के अंदरूनी मामलात के। जब आप वजीर है तो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड रखें। आज जो मैंने इनको डोज दी है, मुझे उम्मीद है कि पूरी जिंदगी जो ना ये इंसान बनेंगे और आइंदा कभी भी जो ना अपने घर खानदान और पार्टी और अपने ग्रुप करे ऐसा हो। So let me clarify, this is a sitting minister जो एक और sitting minister के बारे में ही बात कर रहे हैं। हुकूमत को इस वक्त मईशत और कोरोना के संगीन बुरान दरपेश है, उनके पास तो वक्त ही नहीं होना चाहिए किसी और बात का, मगर वुज़रा एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। पहले से जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी और असद उमर एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आ रहा था, मगर बैकग्राउंड में थे। मगर अब पूरी कैबिनेट ही एक दूसरे से दस्तों गरेबान दिखाई देती है। लगता है कि वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी पर गिरफ्त भी कमज़ोर पड़ रही है। आज भी वो मशीरों वज़ीरों को मनाते रहे और उनके दरमियान जो लड़ाई है इस पर अवाम हैरान और परेशान है। सो लग रहा है कि कप्तान से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पोजीशन है वो एक रेफरी की हो गई है या एम्पायर की हो गई है, क्योंकि वो अब सबको मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर का काम यकीनन अहम वक्त है, उनको कहीं और इस वक्त को इस्तेमाल करना चाहिए। फवाद चौधरी ने जो बात की और उसके बाद जो उसके रिपरकशंस हैं और जो उन्होंने ये बात की कि वुज़रा को 6 माह का वक्त दिया गया है, ये तमाम अहम बातें हैं जो कि बिल्कुल आप उनको डिसमिस नहीं कर सकते। देन अगेन प्राइम मिनिस्टर ने क्या रिएक्शन दिया। एक बात याद आई, 1 साल कबल साबिक सदर ज़रदारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से ये फोरकास्ट कर दिया था कि इस हुकूमत को गिराने की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स वॉच द फॉर्मर प्रेसिडेंट। इस तरह बगैर सोचे समझे डिसीजंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता। पाकिस्तान इस तरह संभाला नहीं जा सकता। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। पर देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। हिना परवेज भट्ट साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज साद रफीक साहब ने भी तकरीर की, उसकी कुछ हिस्सा हम दिखाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत खतरे से दो चार है, ये ऐसे ही उन्होंने कह दिया या एक्चुअली आप लोगों को लग रहा है कि जमहूरियत को कोई खतरा है? थैंक यू फरिया टेकिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि जो आपस में
वुज़रा और पीटीआई के लीडर्स के दरमियान ही इतनी इन फाइटिंग हो रही है, तो ये अवाम के मसले किस तरह सॉल्व करेंगे? अवाम के मसले तो वो लोग इस टाइम पे, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि हमारा मसला इकोनॉमी है, हमारा मसला कोरोना है, लेकिन इनकी कैबिनेट में जो बातें होती हैं वो फवाद चौधरी और मिनिस्टर्स की लड़ाइयाँ होती हैं। पहले तो इस पे बहुत ही मैं शर्म महसूस करूंगी कि हमारी मुल्क में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और ये पीटीआई हुकूमत जो है वो आपस में इन फाइटिंग और ब्लेम गेम में लगी थी। पहली चीज। दूसरी चीज, इन लोगों को देख के ये लगता है कि इनको लग रहा है कि शायद इनकी हुकूमत जाने वाली है और इनको इस वक्त जैसे कहते हैं ना मुसीबत पड़ गई है, और लगता है ये लोग सिर्फ पौधों के लिए इधर बैठे हुए थे। अब इसको लग रहा है कि हुकूमत जा रही है तो ये पहले ही कुछ ना कुछ अपने रास्ते बना ले। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, मैं उस दिन किससे बात कर रही थी तो मुझे एक जो स्लोगन था वो मुझे लगा कि ये पीटीआई पे बिल्कुल सही बैठता है, जो है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने गुम्बा जोड़ा। तो बिल्कुल ये भानमती का कुंबा है ना, ये पीटीआई वाले हैं कि इस वक्त जो इनकी अपनी लड़ाइयाँ हो रही है डिफरेंट पार्टी से, इन्होंने उनको इकट्ठे किया था, अब इनको मुसीबत पड़ गई। लेकिन एक परिहा मुझे बात बहुत पिंच की कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि असद उमर साहब जो हैं उन्होंने जहांगीर तरीन को हटवाया। ठीक है, ये आपने भी सुनी कि फवाद चौधरी ने कही। तो मुझे बताएं, हमने तो सुना था इंक्वायरी, शुगर की जो इंक्वायरी कमीशन है उनकी वजह से जहांगीर तरीन साहब जो है वो गए हैं। तो मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि फवाद चौधरी की बात ने तो ऑलरेडी ये शुगर कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है, और फिर वाजिद जिया साहब है उनको भी कंट्रोवर्शियल कर दिया है। तो वाजिद जिया साहब ने तो पनामा पेपर्स की भी रिपोर्टिंग की थी, तो फिर तो उसका मतलब अगर आपको याद कराऊं है ना, तो असद उमर साहब ने ये बात कैबिनेट में उठाई थी शुगर प्राइसेस के हवाले से। परहैप्स इस वजह से कह रही हूँ, लेकिन आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं वही बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई मैनिपुलेट कर सकता है रिपोर्ट, तो इसका मतलब कि वो रिपोर्ट हम जो है वो पनामा वाली रिपोर्ट भी मैनिपुलेट होगी। ये तो हमें पता था कि ये नैब के गठजोड़ से हमारे पे केसेस बनवाते हैं, लेकिन अब तो ये लगना शुरू हो गया कि शायद जो वाजिद जिया साहब, जिनका नाम पहले वैसी कंट्रोवर्शियल था, तो शायद पनामा केस में भी उन्होंने ये सारा मैनिपुलेशन जरूर की होगी। बड़ा अहम, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है डॉक्टर रमेश कुमार। इससे पहले कि हम जमहूरियत को खतरा है कि नहीं है इसकी तरफ आए, सॉरी करिए, मैं सिर्फ लास्ट लाइन कहना चाह रही हूँ कि फवाद ने कहा आप मुझे लाई नहीं तो निकालेंगे कैसे? ठीक है, उनको कैबिनेट में किसी ने कहा कि आपको हम निकाल देंगे, आप ऐसे बयान देते। उन्होंने कहा कि आप मुझे लाई नहीं तो मुझे निकालेंगे कैसे? तो प्लीज ये मुझे जो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव बैठे उनसे पूछ के दे कि फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, उनको कौन? ये बड़ी अच्छा, किसने कहा फवाद चौधरी को? ये भी बता दें कि आपको निकाल दें। की आपस में मीटिंग थी, हम उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने मीडिया पे देखा था कि ये बात की चैनल ने रिपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि कैबिनेट में यही डिस्कस होता रहा कल की मीटिंग का। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब को निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब का ये है कि मुझे ये लाई नहीं तो निकालेंगे कैसे? क्वेश्चन मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा कौन लाने वाला है, जरा हमें भी बताएं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डॉक्टर रमेश कुमार। पहले तो ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब को असद उमर साहब कैसे निकाल सकते हैं, आपकी नजर में कैसे निकले हैं? देखिए, फरिया हिना तो बेचारी अब नहीं है, उनको इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं है, मगर अगर आप माजी में चले जाएं तो 18 साल से आप और हम तो एक रिलेशन हमारा रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये इंटरनल डिफरेंसेस, ये साजिशें, ये सोच हर एक बंदे की अपनी रही है। आप पीपल्स पार्टी के दौर में मोहतरमा की अपनी सोच थी, आसिफ जरदारी की टीम की अपनी सोच थी। PMLN में मैं था, मैं बहुत सारा देखता था कि चौधरी निसार अपनी बात करता था, ख्वाजा आसिफ अपनी बात करता था, बाहर भी बातें आती थी, एक दूसरे के लाश भी पहुंचाया जाता था, मगर कमान मियां नवाज शरीफ की होती थी। इस वक्त भी जो है वो ठीक है। बेसिकली योर आर्गुमेंट इज कि PTI इज जस्ट लाइक एनी अदर पार्टी। सारी पॉलिटिकल जितनी भी देखें, डिक्टेटरशिप के अलावा जो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसके अंदर मुख्तलिफ व्यूज़ के बंदे, मुख्तलिफ सोच रखने वाले, इंटरनल डिफरेंसेस वो ज़रूर होते ही होती हैं। बस कुछ चीज़ें पब्लिक आती हैं। सिटिंग मिनिस्टर ने कहा हो कि हमारी हुकूमत फेल हो गई है, ये कब हुआ है?
देखिए, मैं आपने माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें, एक नहीं बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें आप एजाज एहसन का अगर आप निकालें बयान, रजा रब्बानी के बयान निकालें, चौधरी निसार के बयान निकालें, बहुत मरतबा जो है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ ऐसी सोचें होती थी। मगर ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जब पब्लिकली ये चीज़ें आती हैं तो पार्टी को ज़रूर कुछ डैमेज करती हैं और ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। मगर ये कहना कि फवाद चौधरी का जो इन्होंने कहा एक मीडिया के ऊपर, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी है और नहीं ऐसी कोई बात हमने मीडिया के ऊपर भी देखी है जिसके अंदर ये कहा गया हो कि भाई फवाद चौधरी ने कहा कि आप हमें लाए नहीं हैं तो आप हमें निकालेंगे कैसे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मगर फवाद चौधरी हमेशा खुली डुली बात करता है, मैं भी खुली डुली बात करता हूँ। आप खुद ही आए हैं डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया आप PMLN में थे पहले, अब इधर आए हैं, आप भी खुद ही आए थे या कोई लेकर आया था? देखिए, मैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, आपको पता है कि मेरी अपनी एक सोच, अपनी एक आइडियोलॉजी रही है और मैं पैटर्न इन चीफ हूँ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का। मैं 2002 से मुख्तलिफ गवर्नमेंट हूँ। मैं जरूर वो तो तमाम आपके कामों से किसी को कोई रहा हूँ। मेरी आपने देखिए, मैं अभी आप PTI में या कहीं और जाने का? मैं PTI में हूँ और बिल्कुल PTI में हूँ। मगर मैं, आपको पता है कि गलत बात जब मियाँ साहब के साथ होता था तब भी नहीं सुनता था, अब अगर PTI में हूं तब भी गलत बात नहीं सुनता हूं। अच्छा, लेकिन अगर आपने कहीं और जाना हुआ तो वो कौन सी पार्टी हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूं इस वक्त गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है वो गवर्नमेंट की डायरेक्शन सही है, ऑनेस्टी के साथ ज़रूर काम कर रही है। कुछ इमेच्योर चीज़ें ज़रूर हैं, जो ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर, मीडिया के अंदर जब आती हैं तो अफरा तफरी फैलती है, मीडिया की जीनत बनते हैं। मैं समझता हूँ ये चीज़ें इस वक्त इंटरनली आदमी को मजबूत होना चाहिए। अगर इजाज़त दें, हम एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम साद रफीक साहब की बात कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने आज पार्लियामेंट में? बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच थी, लेट्स वॉच इट। आपके वुज़रा जो एक दूसरे के बारे में आके मीडिया पे बात करते हैं, ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है कि सूबे का वजीर मरकजी वजीर को अब्यूज कर रहा है, मरकजी वजीर अपने पार्टी के 2 लीडर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये इंडिकेशंस बड़ी क्लियर हो गई हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमने आपको नहीं गिराना, हम नो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे। आपका ये ख्याल है कि हमें मुकदमात में फांस के हमें इंगेज रखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात ये अब सब पर आती है कि जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, जो इस मुल्क में फैशन है, वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। नासिर हुसैन शाह हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नासिर साहब, आज ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जमहूरियत को ने खतरा नजर आ रहा है, बट साथ में ये भी ऐड किया कि हम नहीं लाएंगे नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक तो मैं असल में अभी रास्ते में ही हूँ, अभी पहुंचा हूँ, इसलिए मैंने बात पूरी सुन नहीं सका। आप क्या कह रही हैं? सॉरी अगर इन द कॉन्टेक्स्ट के पहले फवाद चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया और तनकीद की गवर्नमेंट के ऊपर, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान साहब ने शदीद तनकीद की अपने ही एक मिनिस्टर पर। उस कॉन्टेक्स्ट में आज ख्वाजा साद रफीक ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट को यकीनन ख़तरा है, कोई वजारत लेने वाला नहीं होगा, लेकिन हम नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, इन लोगों को खुद ही से ख़तरा है। जी बिल्कुल, ख्वाजा साहब ने किसी हद तक बिल्कुल सही कहा है। और आप खुद देख लें कि फेडरल गवर्नमेंट की या जहाँ जहाँ PTI की गवर्नमेंट है वहाँ में क्या आ रहा है सामने, और इनके आपस में इख्तलाफात इस वजह से भी हैं कि मेहनत कुछ और लोगों ने की और पैराशूटर दूसरे आ गए मुख्तलिफ सीट्स पर, वो भी इनका एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। और ख़ास तौर पर
आप पंजाब गवर्नमेंट में देख लें, मैं हमेशा कहता हूँ भोजदार साहब बहुत शरीफ आदमी है, अच्छे इंसान है, लेकिन इसी वजह से उन पर तनकीद होती है कि वो भी जो लोग समझते थे कि पार्टी उन्हें करेगी, खान साहब उनको बनाएंगे, वो उनमें से कोई नहीं आया। ये जो आए जो इनकी पार्टी में भी नहीं रहे और उनको एक इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया, इस वजह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फवाद आपके इल्म में है कि बड़ा ब्लंट है, हमेशा बात करता रहता है, बहुत सारी बातें उसके मुंह से निकल भी जाती हैं और वो कई दफा उसने सच्ची बात भी की है, लेकिन जाहिर है अपनी पार्टी को फिर बाद में वो डिफेंड भी करता है। फयाज दीगर सब लोग, ये इनकी सारी चीजें आपके सामने हैं कि किस वक्त में ये क्या क्या बोलते रहे और किस तरह इन्होंने भी बड़े बड़े क्राइसिस क्रिएट किए हैं इस अपनी गवर्नमेंट के लिए। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि हमें नो कॉन्फिडेंस, हमें दीगर चीजों की जरूरत ही नहीं है। ये खुद इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ये खुद ऐसा करेंगे कि ये उसके लिए मैं क्या। बट डॉक्टर रमेश कुमार इज आल्सो हियर, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो होता रहा है, पार्टीज में इख्तलाफात होते रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे PMLN हो। उन्होंने तजाज एहसन साहब का जिक्र किया, उन्होंने फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर का जिक्र किया PMLN के चौधरी निसार का। सो ही सेइंग कि कोई नई बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नई बात नहीं है। हमारे डॉक्टर रमेश मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वो बिल्कुल कह रहे हैं थोड़ा बहुत हर उसमें होता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है इस गवर्नमेंट की, उसने तो सबको बुखला के रख दिया है ना। वो जो इनके सपोर्टर्स हैं, मैं किसी और की तरफ नहीं जाता, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ कि मीडिया ने कितनी सपोर्ट की इनको कि जी ये बिल्कुल नई बात कर रहे हैं जी, पीपल्स पार्टी वाले भी खराब, PMLN भी खराब, दीगर लोग भी खराब, ये तो बड़े फरिश्ते हैं। लेकिन अब आप देख लें कि सबसे ज्यादा तनकीद आप लोग भी करते हैं इनकी पॉलिसीज पर कि किस तरह इन्होंने मईशत को बेड़ा गर्क किया या दीगर और वो चीजें जो ये क्रिटिसाइज करते थे दीगर लोगों को, दीगर पार्टीज पर, वो उससे ज्यादा ये खुद कर रहे हैं। ट्रांसफर्स देख लें, IG और चीफ सेक्रेटरी कितने तवातुर से होते हैं। ये इन्होंने इलेक्टेबल्स ले लिए, इन्होंने जो कभी ये IMF को चुड़ैल कहते थे, फिर उनको वो मिस वर्ल्ड लगने लग गई। इन्होंने बहुत सारे इस तरह की चीजें की जो पहले जिनकी ये नफी करते थे, और फिर वो मईशत भी इनसे नहीं संभली। फिर अच्छा, एक टीम अगर नाकाम होती है उसको आप हटाते हैं तो जाहिर है उसको हटा दें, लेकिन आपने देखा कि वही लोग दोबारा ले आते हैं किसी और सीट पर। अभी ये जो चीनी और इसका इशू आया था आटे का, और इसमें एकदम बड़ी रीशफलिंग हुई, तो सबने कहा जी वाह बड़ी बात है इन्होंने ये किया, लेकिन उसी वक्त आधे घंटे के बाद दोबारा नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए कि जी इस वजीर को इस डिपार्टमेंट से, इस वजारत से निकालकर दूसरा दे दिया गया। भाई जब आपने किसी के ऊपर इस वजह से हटाए गए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उनके ऊपर जब हुई, ये आयद हुई, तो फिर उनको दोबारा दूसरी मिनिस्ट्री में लगाने से क्या। जैसे वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी अगर मैंने कहा है खान साहब से अगर मैं नाकाम हुआ रेलवे में तो मुझे किसी और वजारत दे दीजिएगा। ये नहीं कहता कि मुझे घर भेज दें, वो कहता है मुझे दूसरी वजारत दे दें। तो ये इस तरह के बहुत सारे हैं, और ये PTI की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने, और इतने कम अरसे में। देखिए ठीक है 2 साल अभी होने को रहते हैं इनके, एक आदमी कह सकता है जी इस अरसे में हमें क्यों ब्लेम दिया जा रहा है, लेकिन एक सिमत का पता चलता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आपने डॉलर के साथ क्या किया, आप वो कहते हैं जी वो कर्जे, जी ये इन्होंने कर्जे लिए थे, बड़ा ये किया था। इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, इस जितने कम अरसे में इन्होंने कर्जे लिए इतने तो पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिए। राइट। और फिर और बहुत सारे वो चीजें हैं जो इनके ये भुगते हैं खुद। ठीक, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं यही बात है ना की तरफ लेके जाऊं कि इमीडिएट थ्रेट शायद कोई नहीं है इस वक्त बड़ी पार्टी से, PMLN या पीपल्स पार्टी, अभी पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा और ख्वाजा साहब ने भी यही कहा। सो आई विल आस्क ना कि फिर क्या ये जो इस वक्त एक नज़र आ रहा है एक इंतशार PTI में, उसको किस तरीके से देखेगी ऑपोजिशन? क्या हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है ऑपोजिशन की तरफ से? वी विल आस्क राइट आफ्टर ब्रेक।
बैक। इंतशार नजर आ रहा है गवर्नमेंट के अंदर, अपने ही मिनिस्टर्स के अंदर, साथ साथ जो इत्तेहादी हैं, जो एलाइज हैं, वो भी नाराज़ हैं, नाराज़गी का इजहार भी करते हैं। कुछ साथ हैं, कुछ साथ नहीं हैं। हिना साहिबा, जैसे कि ख्वाजा साहब ने आज पार्लियामेंट में कहा, फिर अभी नासिर हुसैन साहब ने भी कहा, अपोजिशन किचन की तरफ से कोई मूव हो सकती है इस वक्त से फ़ायदा उठाने के लिए? देखिए, पहले तो मैं नासिर हुसैन साहब की बात के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि उन्होंने सही कहा कि कुछ चीज़ें भूल गए हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने तो ये भी कहा कि मुझे पुलिस सही नहीं मिली, मुझे नैब सही नहीं मिली, मुझे जुडिशरी सही नहीं मिली। अब तो ये कोरोना के टाइम में वो ये कहना शुरू हो गया है कि मुझे आवाम भी सही नहीं मिली। ये भी आपने देख लिया कि मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा कि जो लाहौर की आवाम है वो जाहिल है। तो अभी की तो ये बात नहीं, लेकिन आई थिंक इवन 6 मंथ अगर आप कोरोना से पहले भी देखते तो कोरोना से पहले भी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल था। तो फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि हमें 6 महीने और दे दे। मुझे तो लगता है कि अगर कोरोना नहीं आता, कोरोना की वजह से इनको थोड़ा सा सेफ जोन मिल गया। आपको पता है 2018 में ही हमारे ऊपर कोविड-18 आ गया था। हमारी जीडीपी 1.9 था, हमारे 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे और बहुत सी और ऐसी चीजें थी जो हो गई। तो अब आपको, जैसे बिलावल साहब ने भी ये बात की और हमने भी ये क्लियरली बात की, देखिए हम मांगे तांगे की हुकूमत पे बिलीव नहीं करते और अगर इस टाइम पे हमें कोई हुकूमत ऑफर करेगा भी तो हम नहीं देंगे। ये हुकूमत अपने ही बलबूते पे खुद ही गिरेगी। कौन ऑफर करेगा हुकूमत? नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक वे होता है कि एलाइज को इकट्ठे करके आप हुकूमत बना लें। हम उससे भी नहीं बिलीव करते। हम ये भी नहीं कहते कि मांगे तांगे की कम हम इस तरह की हुकूमत बनाएं। अगर हमें एलाइज कहेंगे भी कि सो बेसिकली आप ये कह रही है कि गवर्नमेंट को फुल टाइम देंगे आप लोग? मैं ये नहीं कह रही, नहीं फरीहा, मैं ये कह रही हूँ कि हम फ्रेश इलेक्शन में बिलीव करते हैं। इस हुकूमत को बिल्कुल और टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन जितना इस हुकूमत को टाइम देंगे उतना ये जो है आपके मुल्क को और बर्बाद करेगी। इन्होंने तो अभी इनको कोरोना की वजह से 5-6 महीने शायद ज्यादा मिल गए। अगर कोरोना ना आता ना तो ये बजट भी पास नहीं कर सकते थे। बजट से पहले ये हुकूमत से ठीक है। सो आप एक और इलेक्शन कॉल कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से? देखिए, हम एज मुस्लिम लीग नून बिलीव करती है कि जो है हुकूमत जो है वो वोटों के जरिए आनी चाहिए। इनकी हुकूमत तो पहली बात है रिगिंग से आई थी, तो इनको तो वैसे ही जो है वो नहीं मिलनी चाहिए थी। इन्होंने उसके ऊपर अपनी इनकॉम्पिटेंस से और अपनी नालायकी से शो कर दिया, इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया। तो अब इस वक्त हमें चाहिए कि हम फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएं। आई डोंट थिंक इनको और लंबे टाइम पे हुकूमत देनी चाहिए। राइट। डॉक्टर रमेश कुमार, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नए इलेक्शन, क्या ऐसा हो सकता है? गैर जमहूरी तो नहीं होगा? आवाज तो आ रही है दोबारा। ये सारी चीजें होती हैं, मगर कोई नई मूवमेंट है नहीं, किसी किस्म का ऐसा कोई चांस है? गवर्नमेंट पूरी अपनी मेजॉरिटी के साथ, मैंडेट के साथ चल रही है। ये बातें जब इंटरनली, जब किसी मिनिस्टर की तरफ से या किसी एमएनए की तरफ से ये बातें आती हैं तो मीडिया की जीनत बनती हैं। ये चीज़ें ज़रूर मार्केट में ऐसी आती हैं, वैसे ज़रूर छिड़ती हैं जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। मगर वहाँ पे आप कहो कि गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट का मैंडेट है, गवर्नमेंट अपने टाइम पे काम कर रही है और ये तरीक़ेकार जो 2002 से शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ ये भी गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी। और ये चीज़ें ख्वाजा साद रफ़ी को या ख्वाजा आसिफ हो या साईं नासिर शाह हो, ऐसे जो सीनियर लोग हैं वो समझते हैं
कि कोई भी ऐसी मूवमेंट, गैर जमहूरी मूवमेंट जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नुकसानदेह है, और इस वजह से जो जिसको मैंडेट मिलता है उनको टाइम पूरा होना चाहिए। अगर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी, अप टू मार्क नहीं होगी, तो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद उसका नतीजा आ जाएगा। जिस तरीके से माजी में दूसरी हुकूमतें जो है वो दोबारा री इलेक्ट नहीं होके आई है, इस तरीके से अगर इस हुकूमत के बारे में जब 1 साल पहले अगर देखें तो सारे लोग, आप समेत सारे कहते थे कि 10 साल पूरे ये करेंगे, अब आप कह रहे हैं कि ये पूरा नहीं करेगा। ये चीज़ें, ये क्या सारियाँ ये होती रहती हैं। और ये जब आसिफ जरदारी साहब की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की 2008 की, उससे ज़्यादा कोई कमज़ोर हुकूमत तो नहीं होगी ना, मगर उसने भी मैंडेट पूरा किया। एंड वेलकम बैक। नासिर साहब, अभी गवर्नमेंट के हवाले से बात हो रही थी एंड डॉक्टर रमेश कुमार ने ये कहा कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। योर कमेंट्स ऑन दैट? भी चाहते हैं पॉलिटिकली तौर पर जिसको जिस टाइम का मैंडेट मिले उसको पूरा करना चाहिए, लेकिन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर वो मुल्क को डुबाने की तरफ ले जाए तो फिर तो उसको मुकम्मल नहीं होना चाहिए। वैसे पॉलिटिकली पर पूरी पर इनका पूरा हक है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है इस थोड़े से अरसे में वो आपके सामने है। और फिर ये मांगे तांगे की जो हुकूमत है ये इसी तरह डावाडोल रहती है, ब्लैकमेल होते हैं और फिर वो सही परफॉर्म नहीं कर सकते। अभी रमेश साहब कह रहे थे कि 2008 वाली जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वो भी बहुत इतनी कमजोर, वो पता नहीं किस लिहाज से कह रहे थे, लेकिन जैसी भी थी उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की एक बसीरत थी। आपने देखा कि 5 साल भी मुकम्मल हुए और बहुत बेहतर तरीके से चली और उन्होंने अपना टाइम पूरा किया। और फिर बाद में मियां नवाज शरीफ साहब आए। अख्तिलाफात हमारे अब भी हैं पॉलिटिकली तौर पर, मियां साहब वालों से भी ये केसेस, ये सारी चीजें ये तो उन्होंने ही बनाई हुई थी, ये ऐसा नई चीज नहीं है। अगर हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को रिविजिट करें, उन्होंने क्योंकि जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का कि उन्होंने संभाल के रखा गवर्नमेंट को, आपके ख्याल से क्रेडिट आसिफ जरदारी साहब को देंगे आप या नवाज शरीफ साहब को? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बसीरत थी और मियां नवाज शरीफ साहब भी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस्ड है। इस तरह नहीं है जो ये अब लोग आ गए, ये पता नहीं कौन सी मखलूक आ गई है। जिस तरह पॉलिटिकली, मैं माजरत के साथ रमेश भी बड़ा सीनियर वर्कर है, ये समझता है इन सारी चीजों को। ये दूसरा फवाद है इनका, कभी ये भी आपके प्रोग्रामों में कभी फट पड़ता है, सच बोलता है और फिर उसको उसकी सजा भी मिली हुई है कि अभी तक इसने हलफ नहीं उठाया। लेकिन ये क्या करे? अच्छा, कल फवाद साहब को आप छोड़ दें, कल एक मजारी साहब ने तकरीर की है, राजा रियाज साहब ने तकरीर की है और पता नहीं बहुत सारे हैं इनके। ये नहीं होता इस तरह, क्योंकि ये लोग समझते हैं। और ये तो वो लोग हैं, मे भी राजा साहब भी बाद में आए, मजारी साहब में भी पुराने हो, लेकिन जो इनके असल जिन्होंने पीटीआई बनाई, जो खान साहब की बातों में आ गए, जो उन्होंने जो भी बातें की थी उनसे, जिस तरह 2018 की इलेक्शन में अवाम को मामू बना दिया, इस तरह इन्होंने अपने जो इनके आसपास थे उनको भी मामू बनाया हुआ था। और फिर जिन्होंने इनको सपोर्ट करके इनको लेके आए हैं उनको भी इसी तरह उन्होंने कहा जी देखें, मुझे बताएं कि इनकी परफॉर्मेंस, इन्होंने इदारों को मुतनाज़ा बना दिया। एक सिंपल चीज थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये जो एक्सटेंशन था, पहले भी एक्सटेंशन हुए, कभी इस तरह के सिलसिले आए हैं सामने कि इनके अपने कभी किस तरह इन्होंने नोटिफिकेशन निकाले, क्या क्या इन्होंने कुछ किया, कोर्ट तक बातें चली गई। और हमारे इतने अच्छे इदारे को, इतने अच्छे इदारे को इन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अगर इजाजत दें क्विकली डॉक्टर साहब, आप इस पे कमेंट कर लें, 1 मिनट है क्विकली। अब ने जो बातें की, देखिए इंटरनल डिफरेंसेस बाहर आना या असेंबली के अंदर, मेरी कल की स्पीच थी, मैंने बिल्कुल ये कल अपनी स्पीच में ये बात की कि अगर हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की रेस्पेक्ट हो तो हमें सेम रेस्पेक्ट साईं मुराद अली शाह की रखनी चाहिए। अगर ये इलेक्टेड सिस्टम है तो वो भी इलेक्टेड सिस्टम है। रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आप अपने व्यूज़ शेयर करें, डिस्कस करें, पॉजिटिवली आगे बढ़ें, ये होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर चोर, डाकू, नाहल, नालायक के इल्ज़ाम जब लगते हैं तो इस वजह से आदमी कम